इस वीडियो में हम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इंटीग्रेशन को समझने वाले हैं। और अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का बेसिक्स तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब चैप्टर्स में इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन को सिर्फ फॉर्मूलाज का चैप्टर समझते हैं और इसी वजह से बाद में उन्हें फिजिक्स के डेरिवेशंस को समझने में दिक्कत आती है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि तुम्हें इंटीग्रेशन के बारे में ज़ीरो नॉलेज है और अगले कुछ मिनट्स में हम उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे जहाँ तुम खुद समझ पाओगे इंटीग्रेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और फिजिक्स में इसका यूज़ कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसे इंटीग्रल कहते हैं, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेंड कहते हैं, dx यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। हम यहाँ एक ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे हैं जिसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है और उस फंक्शन को एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। इस फंक्शन को हम कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो एफ एक्स आता है। अभी हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट c आता है। अब ये कांस्टेंट क्यों ऐड किया, इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, जब हमें किसी भी फंक्शन का स्लोप फंक्शन निकालना हो तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें स्लोप फंक्शन दिया हुआ हो और वापस ओरिजिनल फंक्शन पे जाना हो तब हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन को समझने के लिए एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक कार सीधी रोड पर चल रही है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और ये स्पीड हर टाइम कांस्टेंट है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ 5 सेकंड में कार कितनी दूर तक जाएगी। सबको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100 मीटर। बहुत बढ़िया। मान लो अगर ये पूछा होता कि t सेकेंड्स में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तब डिस्टेंस इक्वल्स टू 20t। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं ग्राफ में एरिया अंडर दिस लाइन निकालूँ तो कितना आएगा, हाइट इंटू विड्थ इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड विच विल बी 100 मीटर। और t सेकेंड्स के लिए एरिया निकालूँ तो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी सेकेंड्स इक्वल्स टू 20t। ये डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फंक्शन। हमें स्पीड दी हुई थी और डिस्टेंस निकालनी थी, मतलब स्लोप फंक्शन यानी स्पीड से ओरिजिनल फंक्शन डिस्टेंस निकालना था। अब यहाँ हमने स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व निकाला वो किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस के। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप फंक्शन के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू ओरिजिनल फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और मैं सिचुएशन थोड़ी बदल देता हूँ। अब कार की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। शुरुआत में कार रेस्ट पर है, फिर धीरे धीरे स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। डेटा कुछ ऐसा है, हर 1 सेकेंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ स्पीड टाइम इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल्स टू 2t। अब बताओ 4 सेकेंड में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू vt वाला फॉर्मूला तब काम करता था जब स्पीड कांस्टेंट थी। तो अब डिस्टेंस कैसे निकाले। अभी अभी हमने देखा था एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का एरिया। ये क्या होगा, 1/2 इंटू बेस 4 सेकेंड इंटू हाइट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 16 मीटर। अब अगर पूछा होता कि t सेकेंड्स में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, देन डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2t इंटू t विच विल बी t स्क्वायर। स्लो फंक्शन था v इक्वल्स टू 2t, तो ओरिजिनल फंक्शन डिस्टेंस आ गया s इक्वल्स टू t स्क्वायर। अब मैं सिचुएशन थोड़ी और बदल देता हूँ। अब कार की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। शुरुआत में कार रेस्ट पर है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। डेटा कुछ ऐसा है, मतलब कार की स्पीड v इक्वल्स टू टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है और इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा।
अब बताओ 0 से 4 सेकंड्स के बीच कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वीडियो पॉज करके सोचो, क्या हम S इक्वल टू VT लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। और एरिया अंडर द कर्व निकालना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे उनमें एरिया या तो रेक्टेंगल था या ट्राइंगल था, तो एरिया निकालना आसान था। अब यहाँ क्या करें? चलो प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा करते हैं। मान लो मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं चाहिए, मैं मोशन को एक एक सेकेंड के टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। तो यहाँ 4 स्ट्रिप्स बनेंगे। अभी हम हर स्ट्रिप में लेफ्ट हैंड वाली स्पीड लेंगे। स्ट्रिप 1 0 to 1 सेकेंड, हाइट क्या होगी 0 और विड्थ 1, तो एरिया होगा 0 × 1 = 0। ऐसे ही स्ट्रिप 2 का एरिया आएगा 1 × 1 = 1। स्ट्रिप 3 का एरिया आएगा 4 × 1 = 4। स्ट्रिप 4 का एरिया आएगा 9 × 1 = 9। तो टोटल एरिया क्या आ गया? 0 + 1 + 4 + 9 = 14। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास? 14 मीटर। यहाँ रेक्टेंगल्स कर्व के नीचे रह गए, तो ये एरिया काउंट नहीं हुआ, इसलिए एक्चुअल डिस्टेंस 14 मीटर से ज़्यादा होगी। अब अगर हम स्ट्रिप के राइट हैंड वाली स्पीड लेते हैं तो देखो, स्ट्रिप 1 का एरिया क्या आता है? 1 × 1 = 1। स्ट्रिप 2 का एरिया आता है 4 × 1 = 4। स्ट्रिप 3 का एरिया आता है 9 × 1 = 9। स्ट्रिप 4 का एरिया आता है 16 × 1 = 16। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या आएगी? 1 + 4 + 9 + 16 = 30 मीटर। यहाँ रेक्टेंगल्स कर्व के ऊपर चले गए, तो ये वाला एरिया ज़्यादा काउंट हो गया, इसलिए एक्चुअल डिस्टेंस 30 मीटर से कम होगी। मतलब जो आंसर होगा वो 14 मीटर से 30 मीटर के बीच में कहीं लाई करेगा। अब अगर हम 0.5 सेकेंड के टाइम इंटरवल लें तो टोटल 8 स्ट्रिप्स बनेगी, या हम बोल सकते हैं टोटल 8 रेक्टेंगल्स बनेंगे। हर स्ट्रिप की लेफ्ट हैंड वाली स्पीड लेकर एरिया निकालते हैं, तो टोटल एरिया आता है 17.5। सो न्यू एस्टिमेट बिकम्स 17.5 मीटर। अब हर स्ट्रिप की राइट एंड वाली स्पीड लेकर एरिया निकालते हैं और टोटल एरिया आता है 25.5। सो न्यू एस्टिमेट बिकम्स 25.5 मीटर। पहले टोटल डिस्टेंस 14 मीटर से 30 मीटर के बीच आ रही थी, अब टोटल डिस्टेंस 17.5 मीटर से 25.5 मीटर के बीच आ रही है। मतलब स्मॉलर स्ट्रिप्स लेने पर बेटर फिटिंग रेक्टेंगल्स बनते हैं, तो मोर एक्यूरेट एरिया आता है, जिससे मोर एक्यूरेट डिस्टेंस हमें मिलती है। अगर 0.1 सेकेंड के टुकड़े बना देते हैं तो डिस्टेंस और बेटर आती है। अगर 0.01 सेकेंड के टाइम इंटरवल हम लेते हैं तो डिस्टेंस और बेटर आती है। यानी जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा हो रहा है हमारा आंसर एग्जैक्ट वैल्यू के पास जा रहा है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? यहाँ जब हम 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेते हैं तो लेफ्ट हैंड वाली स्पीड लेकर एरिया निकालने पर ये एरिया काउंट होने से रह जाता है। ऐसे ही बाकी इंटरवल्स में भी ये वाले एरियाज काउंट होने से रह जाते हैं, तो हमें डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस से कम मिलती है। और राइट हैंड वाली स्पीड लेकर एरिया निकालने पर ये वाला एरिया ज़्यादा काउंट हो जाता है। ऐसे ही बाकी इंटरवल्स में भी ये वाले एरियाज काउंट हो जाते हैं, जिससे हमें डिस्टेंस करेक्ट डिस्टेंस से ज़्यादा मिलती है। जब टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड्स लिया तब रेंज ऑफ करेक्ट डिस्टेंस कम हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, एक वेरी स्मॉल इंटरवल लेते हैं डेल्टा टी, और इस इंटरवल में स्पीड लगभग कांस्टेंट होगी। मान लो ये v1 है, क्योंकि टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी वेरी स्मॉल आएगा। और कितना आएगा? v1 × डेल्टा टी। अब ऐसे ही बाकी रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा v2 डेल्टा टी, v3 डेल्टा टी, v4 डेल्टा टी। अब टोटल एरिया क्या होगा? v1 डेल्टा टी प्लस v2 डेल्टा टी प्लस v3 डेल्टा टी प्लस v4 डेल्टा टी, और आगे ऐसे बाकी रेक्टेंगल्स का एरिया काउंट होता जाएगा। मैथमेटिक्स वाले इसको लिखते हैं समेशन v × डेल्टा टी।
इंटीग्रेशन की कहानी एक्चुअली यहीं से शुरू होती है। अब सोचो अगर टाइम इंटरवल को और स्मॉल कर दे, फिर और स्मॉल कर दे, फिर और स्मॉल कर दे, और आखिर में इतना स्मॉल कि उससे और छोटा सोचना मुश्किल हो जाए, मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल्स, तब क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। मैथमेटिक्स कहती है जब डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो तो समेशन वी डेल्टा टी एक नए सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वी डी टी। और ये क्या है? इनफाइनाइट टाइनी एरियाज का सम, यानी इनफाइनाइट टाइनी डिस्टेंसेस का सम। सो टोटल एरिया इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। वो बात सही है, लेकिन उससे पहले इंटीग्रेशन का असली मीनिंग समझना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइनी कॉन्ट्रीब्यूशंस का सम। सो नाउ आई थिंक तुम्हें इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग समझ आ गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4x क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4। अब तुम्हें अगर इंटीग्रेंड 2x दिया हुआ है और पूछे कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, या फिर कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट करने पर 2x आया, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें इंटीग्रेंड 3x स्क्वायर दिया हुआ होता तो तुम बोलते इसका एंटी डेरिवेटिव होगा एक्स क्यूब। अगर इंटीग्रेंड 4x क्यूब दिया हुआ होता तो तुम बोलते इसका एंटी डेरिवेटिव x टू द पावर 4 होगा। अगर इंटीग्रेंड 5x टू द पावर 4 दिया हुआ होता तो तुम बोलते एंटी डेरिवेटिव x टू द पावर 5 होगा। एंड इंटीग्रेंड टू एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब एक बात बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 2x। कौन सा आंसर सही है? एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 10 या एक्स स्क्वायर प्लस 100? सब सही है। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जब 2x से वापस ओरिजिनल फंक्शन पर जाते हैं तब इंटीग्रेशन कांस्टेंट को वापस जिंदा कर देता है। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन 2x dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी, इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करो, पावर एक बढ़ रही है और कोफिशिएंट डिवाइड हो रहा है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। सो स्टार्टिंग में हमने ये फॉर्मूला लिखा था, इसमें c इसी वजह से ऐड किया था, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और बेटर क्लियर होगा। इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx क्या होगा? x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c। इंटीग्रेशन x टू द पावर 10 dx ये क्या होगा? x टू द पावर 11 बाई 11 प्लस c। अब चलते हैं इंटीग्रेशन के बाकी बेसिक फॉर्मूलाज पर। फर्स्ट, इंटीग्रेशन साइन x dx इक्वल्स टू माइनस कोस x प्लस c। देखो, कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, तो माइनस कोस x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन x। तो इसीलिए इंटीग्रेशन साइन x dx को हमने क्या लिखा? माइनस कोस x प्लस c। सेकेंड, इंटीग्रेशन कोस x dx इक्वल्स टू साइन x प्लस c। देखो, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, तो कोस x को इंटीग्रेट करने पर साइन x आता है। सेम मेथड से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 10x प्लस c। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस कोट x प्लस c। इंटीग्रेशन सेक x 10x इंटू dx इक्वल्स टू सेक x प्लस c। इंटीग्रेशन कोसेक x कोट x dx इक्वल्स टू माइनस कोसेक x प्लस c।
इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू ln x प्लस c। 1/x में पावर रूल मत लगा देना, हमें ये देखना है ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन 2x कोस x स्क्वायर dx। अब यहाँ क्या करें, देखो इंटीग्रल के अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 2x। तो मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर को t के इक्वल मान लेता हूँ, तो dt इक्वल्स टू 2x dx। अब इंटीग्रल में ऑलरेडी 2x dx प्रेजेंट है, तो इंटीग्रेशन 2x कोस x स्क्वायर dx क्या बन गया, इंटीग्रेशन कोस t dt। ये किसके इक्वल होगा, साइन t प्लस c। अब t को वापस रिप्लेस कर देते हैं, तो आंसर आता है साइन x स्क्वायर प्लस c। देखो जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन छुपा हो और उसका डेरिवेटिव आसपास घूम रहा हो तो सब्स्टिट्यूशन का चांस होता है। एक और एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx इक्वल्स टू क्या होगा। अब यहाँ 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3। इंटीग्रल में 3 मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं 1/3 इंटीग्रेशन 3 e टू द पावर 3x dx। अब t इक्वल्स टू 3x मान लेते हैं, तो dt इक्वल्स टू 3 इंटू dx। सो वी कैन राइट 1/3 इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt इक्वल्स टू 1/3 e टू द पावर t प्लस c। अब t को वापस रिप्लेस कर दो, तो आंसर आता है 1/3 e टू द पावर 3x प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन साइन 5x dx। 5x का डेरिवेटिव होता है 5, तो आंसर आएगा -1/5 इंटू कोस 5x प्लस c। अब कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन 2√x प्लस 4/√x माइनस 2 e टू द पावर x प्लस 4/x प्लस 6 dx। दिस विल बी 2 इंटू x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 2 e टू द पावर x प्लस 4 ln x प्लस 6x प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 4 sin x प्लस 6/x टू द पावर 3/2 प्लस 8 sec square x प्लस पाई dx। दिस विल बी -4 cos x माइनस 6 इंटू x टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस 8 tan x प्लस पाई x प्लस c। सिंप्लीफाई करने पर आता है -4 cos x प्लस 12/√x प्लस 8 tan x प्लस पाई x प्लस c। अब चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन x dx इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 या फिर 30 या फिर -50, मतलब इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। लेकिन अगर मुझे एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर चाहिए, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स कर देते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 के बीच टोटल एक्यूमुलेशन कितना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0 और एंडिंग पॉइंट हो गया 2। अब हम पूरे x एक्सिस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 0 से 2 के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 2 x dx इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 0 to 2। यह आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2। और एरिया अंडर द कर्व निकालने पर सेम आंसर आता है 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल्स टू fb माइनस fa। स्टार्टिंग पॉइंट यानी a, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, एंडिंग पॉइंट यानी b, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, और इसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फंक्शन देता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। अब एग्जांपल्स देखो, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स dx, ये क्या आएगा माइनस कोस एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, लिमिट्स पुट करें तो आता है माइनस
cos pi minus cos 0, which will be minus minus 1 minus 1. So answer will be 2. नाउ आई थिंक फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से जितना इंटीग्रेशन हमें चाहिए वो हमने समझ लिया. ओके, आई होप तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आया होगा. अगर हाँ तो डू लाइक द वीडियो. ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, फील द फिजिक्स.